हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 एसपीएन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की चर्चा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच बताया गया है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही न्यायाधीश होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हाई कोर्ट की जो चर्चा है भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर जो 231 तक दी गई है। यानी अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, और न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करेगा? राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। नोट करके नोट पॉइंट लिखवाया कि 1862 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। यानी कि भारत में अंग्रेजों के समय सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन। यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार मिला कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाई कोर्ट स्थापना कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार मिला कि वह 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य हो या एक केंद्र शासित प्रदेश मिला ले, उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करे। यानी कि 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। फिर बात आती है दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 217 में बताया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी तथा जिस राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करना है उससे संबंधित जो भी राज्यपाल है उन दोनों लोगों से परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके बाद बात आती है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता। यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होती है? तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नहीं, सबसे पहले तो कि वह भारत का नागरिक हो। और नंबर 2 होता है भारत में कहीं भी 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। यानी किसी भी न्यायालय में अगर 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा है तब भी वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है। अगर ये कंडीशन फिल नहीं करता है तो या हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। कहने का मतलब हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या रहा हो? वकील के तौर पर उसने काम किया हो, तो वो क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। इसके आगे दोस्तों बात आती है शपथ। यानी कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। लेकिन जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में शपथ राज्यपाल दिलाएगा। लेकिन त्यागपत्र जी अगर देना चाहें तो किसे देंगे?
त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि त्यागपत्र जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देता था, तो त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति को ही देंगे। कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता 62 वर्ष तक, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनका कार्यकाल कितना था, 65 वर्ष तक था। इनका कितना है, 62 वर्ष तक। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। बात आती है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रकार से हटा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। तो इनको भी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, यानी इनको भी कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। कैसे हटाएगा कि 100 लोकसभा सदस्य या 50 राज्यसभा के सदस्य प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति के पास सबसे पहले भेजेंगे। इस प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, अस्वीकृत कर सकता है, यानी चाहे तो वो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर यदि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यानी अगर सपोज फिर सभापति या अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, तो आरोपों की जांच की जाएगी। यदि जांच सही पाई गई तो प्रस्ताव सदन में भेज दिया जाएगा, तथा दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तब न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, सपोज करो कि लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया, यानी लोकसभा में यानी कि प्रस्ताव को बनाया गया और अध्यक्ष के पास गया, अध्यक्ष ने उसको पास कर दिया और सदन में भेज दिया। फिर वह लोकसभा 2/3 बहुमत से उसको पास करेगा। अगर लोकसभा में पास हो गया फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर राज्यसभा भी उसको पास करेगी। अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो फिर उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो कौन भेजेगा, तो उसको भी राष्ट्रपति महोदय ही भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यानी बात आती है अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, यानी उच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार होते तथा उनकी क्या शक्तियाँ होती। तो नंबर 1, प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार। तो ये क्या होते हैं, ऐसे मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में शुरू होते तो वह प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी ऐसे मुकदमे जो डायरेक्ट कहाँ शुरू होते हैं, हाई कोर्ट में शुरू होते हैं, तो ऐसे मुकदमे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं रिट अधिकारिकता, यानी कि रिट जारी भी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता था अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिटें वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता था, वही ये रिट, यानी कि नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार रक्षा। यानी 5 प्रकार की रिटें जो है ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बात आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी नंबर 3 का जो क्षेत्राधिकार होता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। यानी जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रमाण पत्र होने पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सपोज करो अगर जिला न्यायालय में अगर कोई मुकदमा चल रहा है और वहाँ पर सुनवाई कर दी गई है, तो उसकी अपील अगर करनी है तो हाई कोर्ट में आप जाकर अपील कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी कि अभिलेख न्यायालय के रूप में।
तो हाई कोर्ट के निर्णय जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होता है। यानी हाई कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे वो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय उसके लिए क्या होते हैं, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। यानी हाई कोर्ट के सभी निर्णय सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि डीसी मतलब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयुक्त कर सके। जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में होता था कि हाई कोर्ट उसकी बात मानता था, यानी हाई कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे वो हाई कोर्ट में सुरक्षित रखे जाते थे, और इसके जो निर्णय हाई कोर्ट के हैं वो जिला न्यायालय इसकी नकल कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको बिल्कुल हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से समझा दिया, और दोस्तों इससे 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आपके दोस्त या कोई भाई बहन पढ़ने वाले हैं तो उनके पास आप शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।